Assalamualaikum everyone, this is Naeem Haider and today we are here to talk about something very important, something very interesting and something very fascinating. Before I take you to the actual topic that we have to discuss today, that is obviously the script writing, you already know that, but we'll try to approach this topic from a very different angle, from a very different point of view. अब इंसान जितना पुराना है ना, इंसान जब इस दुनिया में आया है तो इंसान की जो सबसे बड़ी जो फैसिनेशन थी ना, सबसे बड़ी फैसिनेशन, जिस चीज़ ने इंसान को सबसे ज़्यादा हैरान किया, सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने इंसान को मुतासिर किया और सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने इंसान को इस खित्ते के अंदर, इस ज़मीन के ऊपर, इस प्लैनेट अर्थ के ऊपर सरवाइव करने में, ज़िंदा रहने में जिस चीज़ ने इंसान को मदद दी, वो थी कहानी। कहानी का शौक़ जो है ना, वो इंसान को बहुत पुराना है, यानी जितना पुराना इंसान है ना, आप कह सकते हैं कि इंसान का जो कहानी सुनने का, कहानी को एंजॉय करने का जो शौक़ है, वो भी उतना ही पुराना है। और शायद ये उन पहली और उन बुनियादी और उन वन ऑफ दोज अर्लीस्ट लग्जरीज थी जो इंसान को मुहैया होती थी। मतलब गरीब, एक आदमी गरीब है जो किसी दूसरे मुल्क ट्रैवल नहीं कर सकता, या जो बहुत सारी चीज़ें दुनिया में ऐसी हैं जिनको वो एक्सपीरियंस नहीं कर सकता, तो इंसान के लिए एक जो सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होता था या सबसे बड़ा जो सोर्स ऑफ एंजॉयमेंट होता था, वो क्या होता था? मिल बैठना और कहानी सुनाना। ठीक है, अभी तो दुनिया बहुत तब्दील हो चुकी है और दुनिया के अंदर इंफॉर्मेशन का एक फ्लक्स आ चुका है और हर चीज़ हमारे लिए हमारी फिंगर टिप्स पे होती है। लेकिन एक ऐसा ज़माना भी होता था कि जिसमें जब कोई आदमी एक गाँव से दूसरे गाँव भी जाता था और जब वो वापस आया करता होता था तो सारे गांव के लोग जो थे वो इकट्ठे हो जाते थे और उससे पूछते थे कि बताओ वो गांव कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ का की आबो हवा कैसी है, वहाँ का मौसम कैसा है, वहाँ पे चीज़ें किस तरह से होती हैं। तो स्टोरी जो है ना, स्टोरी टेलिंग, द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग या स्टोरी इन इटसेल्फ, ये एक बहुत ही प्यारी चीज़ है। और ज़माने बदलते आए हैं, ज़माना बदलता रहेगा, उसमें चीज़ों की जो डायनामिक्स हैं, चीज़ों को इंजॉय करने का जो तरीक़ाकार है वो तब्दील होता रहेगा। लेकिन जो कहानी की वैल्यू है, स्टोरी की जो वैल्यू है, वो इंसान की ज़िंदगी से ना कभी ख़त्म हुई है, ना कभी ख़त्म होगी। हर चीज़ के ऊपर एक ज़माना आता है ना, कभी उरूज का ज़माना आ जाता है, कभी ज़वाल का ज़माना आ जाता है, कभी एक चीज़ होती है उसकी जगह पे दूसरी चीज़ उसको आके रिप्लेस कर देती है। जैसे पहले पुराने ज़माने में लोग पैदल चलते थे, पैदल चलने को रिप्लेस कर दिया जब इंसान ने व्हील ईजाद किया, पहिया जब इंसान ने ईजाद किया, तो वो इंसान का जो पैदल चलने का जो मैकेनिज्म था वो कन्वर्ट हो गया व्हील्स की सूरत में। इंसान ने कार्ट्स बना लिए, रेडियाँ बना ली, फिर वही चीज़ जो थी वो आगे चलती 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 उसकी जगह पे फिर जानवर इंसान ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिए, फिर उसकी जगह पे कार्स आ गई, कार्स के बाद फिर आहिस्ता 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 मतलब चीज़ें जो हैं वो अपनी शक्ल तब्दील करती रहती हैं। ठीक है, और अब हो सकता है कि लोग पैदल चलने को उतना तरजीह ना देते हों, गाड़ी पे ट्रैवल करने को ज़्यादा तरजीह देते हों, लेकिन और इसी तरह से ज़िंदगी की बाकी सारी चीज़ें हैं। एक टाइम था फ्लॉपी डिस्क बड़ी टॉप पे थी, फिर उसकी जगह पे फर्दर टेक्नोलॉजीज आती गई। तो दुनिया की जो हर चीज़ है ना, जो इंसान की ज़रूरत बन सकती है, उसको आने वाली दूसरी चीज़ जो है वो उसको रिप्लेस कर सकती है या उसकी वैल्यू को कम कर सकती है। लेकिन स्टोरी एक ऐसी चीज़ है, कहानी इंसान की एक ऐसी ईजाद है, या कहानी जो है वो एक ऐसा पीस ऑफ एंजॉयमेंट है या पीस ऑफ प्लेजर है जिसकी अहमियत पहले इंसान से लेके अब तक कभी भी कम नहीं हुई। यानी ये एक ऐसा सिक्का है जो हमेशा उरूज पे ही रहा है, ये एक ऐसा सिक्का है जिसकी वैल्यू में कभी भी कमी नहीं आई। ठीक है, और अगर मैं आपको कहानी की अहमियत के ऊपर बताना शुरू कर दूं तो शायद हमारा आज का जो सारा लेक्चर है वो स्टोरी की जो अहमियत है उसी के ऊपर ही गुजर जाएगा। लेकिन मैं चंद एक एग्जांपल्स आपके सामने रखूंगा ताकि आपको जो स्टोरी की इंपॉर्टेंस है वो आपको समझ आ जाए। एंड वंस यू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टोरी, तो उसके बाद उसको फिर आज के इस सेशन के साथ लिंक करके और हम इसकी जो टेक्निकलिटीज़ हैं, इसके जो इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म्स हैं, उनकी तरफ हम लोग मूव कर जाएंगे। आप देखें कि अल्लाह ताला का जो इंसान को पैगाम देने का जो तरीक़ाकार है, ठीक है, चाहे आप वो जो कुरान से पहले की किताबें हैं, तौरात है, इंजील है, ज़बूर है, आप बेशक उनका मुताला करें या बेशक आप कुरान मजीद को देखें, तो अल्लाह ताला ने लगभग हर पैगाम, हर कॉन्सेप्ट, हर आइडिया, हर साइंस, हर मंतिक अल्लाह ताला ने एक कहानी की सूरत में इंसान को समझाई है। ठीक है, सूरह यूसुफ आप देख लें, सूरह नूह देख लें, इसके अलावा सूरह लूत देख लें,
इसके अलावा आप सूरह नमल देख लें, उसके अंदर कितने वाक़यात अल्लाह ताला ने बताए हैं, ठीक है। और मतलब आप कुरान मजीद को पढ़ते जाएं और आपको ऐसे लगेगा कि जैसे आप एक कहानी पढ़ रहे हैं, जैसे उसके अंदर मुतअद्दिद स्टोरीज हैं इंसान की। इवन देखें, इंसान अल्लाह ताला की कितनी खूबसूरत और कितनी एक प्यारी तख्लीक है, तो उसकी तख्लीक का जो सारा का सारा जो वाक़या है वो भी अल्लाह ताला ने कहानी की सूरत में बताया है। वइज़ क़ाल रब्बुका, ठीक है, कि जब अल्लाह ताला ने कहा कि मैं एक खलीफा बना के भेजने वाला हूं, तो आपको ऐसे लगता है कि जैसे यू आर इन टू द टाइम लैप्स, जैसे आपको किसी ने टाइम लैप्स में डाल दिया है और आप विद इन फ्यू सेकंड्स, द मोमेंट यू रीड दोज लाइंस, द मोमेंट यू रीड दोज वर्सेस, तो आपको ऐसे लगता है कि जैसे आपको किसी ने एक सेकंड के अंदर, ठीक है, मौजूदा दौर से उठा के और जो है वो 5,000 साल पहले या 10,000 साल पहले जब इंसान को बनाया जा रहा है, तो यू स्टार्ट विजुअलाइजिंग इट, ठीक है। अब होता क्या है कि स्टोरी जो है वो इम्पॉर्टेंट है। स्टोरी की इम्पोर्टेंस को कोई भी चीज़ जो है वो अनवैलिडेट नहीं कर सकती। स्टोरी एक ऐसा पीस ऑफ लिटरेचर है, एक ऐसा मीडियम ऑफ आर्ट है, एक ऐसा आप कह सकते हैं कि इंसान का दिल बहलाने का एक ऐसा जरिया है जिसको दुनिया की कोई भी चीज़ रिप्लेस नहीं कर सकती। हम टेक्नोलॉजी में, हम बाकी सारी चीज़ों में जितना मर्जी आगे चले गए हैं, लेकिन आज भी क्या होता है कि अगर हमें कोई कहानी सुनाने लग जाए तो हम अपने बाकी सारे काम छोड़ के और उस कहानी को सुनने लग जाते हैं। अब कहानी बताने का जो तरीक़ाकार है, वो कहानी की इंपॉर्टेंस जो है उसके अंदर कभी भी कमी नहीं आई। कहानी की इंपॉर्टेंस हर आने वाले वक्त के साथ बढ़ी है। क्यों? क्योंकि देखें, जो पहला इंसानों का जो कबीला होगा या इंसानों की जो पहली आबादी होगी, उनके पास शायद अपनी आपस की बातें एक दूसरे को बताने के अलावा उनके पास कुछ नहीं होता होगा। लेकिन जब इंसान ने ट्रैवल करना स्टार्ट किया, एक बस्ती से दूसरी बस्ती, एक इलाके से दूसरे इलाके, एक शहर से दूसरे शहर, एक मुल्क से दूसरे मुल्क, तो क्या हुआ कि जो स्टोरी का जो कैनवस था, स्टोरी का जो प्लॉट था, वो क्या होता गया, वो बड़ा होता गया। और हमारे पास स्टोरीज की का जो एक तरह से कह लें कि नंबर ऑफ स्टोरीज थी, वो बढ़ती गई। और आज हमारे पास इतने ज्यादा स्टोरीज हैं कि हमारी उम्र गुजर जाती है, लेकिन वो कहानियां जो लोगों ने लिखी हैं, वो कहानियां जो लोगों के ऊपर बीती हैं, वो कहानियां जो कौमों के ऊपर, वो कहानियां जो मुख्तलिफ नेशंस के ऊपर, मुख्तलिफ इलाके के लोगों के ऊपर, मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर जो वाक़यात गुजर चुके होते हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम उन सारी चीज़ों का अहाता कर सकें और हम उन सारी चीज़ों को समझ सकें। अब स्टोरी की अहमियत में तो कभी भी कमी नहीं आई, ये बात तो एक सच है, लेकिन स्टोरी बताने का जो अंदाज है उसके अंदर तब्दीलियां आती रही कि स्टोरी किस तरह से बताई जाए। एक कहानी अगर आपने बतानी है तो वो कहानी आप कैसे बता सकते हैं, इस अंदाज के अंदर जो है वो हर दौर में तब्दीली आती रही है। शुरू में क्या होता था? शुरू में होता यह था कि एक आदमी जब किसी भी जगह पर ट्रैवल करता था या आउट ऑफ हिज और हर ऑन रेडियस कहीं जाता था, तो जब वो वापस आता था तो वो क्या करता था, वो जो कुछ उसने देखा होता था उसको वो बताता था। और ये भी फिर इंसान की एक नेचर है कि आपने जब किसी चीज़ को एक्सपीरियंस किया होता है तो आपकी कोशिश होती है कि आप उसको थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के पेश करें। आप जब किसी होटल में जाते हैं, आप वहाँ पे खाना खाते हैं, तो आप जब वापस आते हैं तो आपकी कोशिश होती है कि आप उस कहानी को इस अंदाज में लोगों को बताएं कि लोग क्या हैं, लोग उस चीज़ को जाके एक्सपीरियंस करें जिस अंदाज में आपने उसको एक्सपीरियंस किया होता है। या अगर आपका एक्सपीरियंस किसी भी चीज़ का बुरा जाता है, ठीक है, तो आप सिंपल ये नहीं कहते कि यार फलां होटल का खाना बहुत बुरा है। आपकी कोशिश होती है कि आप उस चीज़ को इस अंदाज में बताएं कि लोग आपकी बात से कन्विंस होकर वाकई उस जगह पे ना जाएं। राइट? तो स्टोरी टेलिंग के अंदर एक तो इंपॉर्टेंट चीज ये होगी कि जब आप कहानी बता रहे होते हैं तो आप सिर्फ फैक्ट्स ही नहीं अगले बंदे के साथ शेयर कर रहे होते, बल्कि फैक्ट शेयर करते वक्त उन फैक्ट्स को आप किस अंदाज में शेयर कर रहे हैं, ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है स्टोरी टेलिंग के अंदर। तो पहले क्या होता था कि लोग आके ज़बानी कलामी कहानियां सुनाया करते होते थे और वो सीना बसीना कहानियां जो थी वो डायडेक्टिक मेथड इसको हम बोलते हैं कि आपने किसी जगह से सुना, आप वो जाके आगे किसी दूसरे को सुनाएंगे और फिर जो आपसे सुनेगा वो आगे जाके किसी को सुनाएगा। तो डायडेक्टिक मेथड को फॉलो करते हुए वो कहानियां, वो इल्म, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो थी वो आगे की तरफ ट्रैवल करती रही। अब जब हम आते हैं ना लगभग 16th सेंचुरी के अंदर, तो 16th सेंचुरी में होता क्या है, 16th सेंचुरी से पहले भी कहानी को लिखने का रिवाज जो था वो आ चुका था। रोमन्स जो थे, दे वर द फर्स्ट, you can say that the first nation to come up with proper structure of writing, कि कोई भी चीज़ है तो उसको हम एक मतलब जो जुबान का जो कॉन्सेप्ट है वो तो जाहिर बात है, जब पहला इंसान इस दुनिया में आया तो वो बोलने की सलाहियत और जुबान को इस्तेमाल करने की सलाहियत लेकर आया था। लेकिन जो राइटिंग है ना, राइटिंग, इसको हम बोलते हैं द मैन मेड लैंग्वेज, इसको हम इंस्ट्रूमेंटल लैंग्वेज बोलते हैं। कि जो लिखना है ये बेसिकली इसको इंसान ने इंस्ट्रूमेंटलाइज किया है, इसको इंसान ने खुद ईजाद किया है। यही वजह है कि आप देखते हैं कि
हम सब के इंसानों के मुंह के अंदर एक ही जुबान होती है, 32 दांत होते हैं, वही सारा का सारा स्ट्रक्चर है, वही सारा का सारा मैकेनिज्म है, और सारे इंसान जो है वो इन्हीं वोकल कार्ड्स को यूज करते हुए वो मुख्तलिफ लैंग्वेजेस को बोल रहे होते हैं। लेकिन जब हम लिखते हैं तो लिखने में क्या है कि आप देखते हैं कि हर लैंग्वेज का एक मुख्तलिफ स्ट्रक्चर है। उर्दू किस तरह से लिखी जाती है वो आपको पता है, इंग्लिश हम किस तरह से लिखते हैं वो आपको पता है, अरबी किस तरह लिखी जाती है, फारसी किस तरह लिखी जाती है, ग्रीक्स किस तरह लिखी जाती है, चाइनीज आपने देखी होगी किस तरह से लिखी जाती है। तो ये जो राइटिंग है ना, ये इंसान ने खुद ईजाद की है। So Romans, they were the first one to come up with this idea of proper language as a system. लेकिन क्या था कि उस लैंग्वेज के अंदर, उस रिटन लैंग्वेज के अंदर जितना भी मटेरियल अवेलेबल होता था, इट वाज ओनली अवेलेबल टू अ वेरी स्पेसिफिक यू कैन से दैट टाइप ऑफ पीपल। वो सिर्फ इलीट क्लास जो होती थी, जो किंग्स होते थे या जो हाई इलीट जो नोबल्स होते थे, सिर्फ उनको ये लग्जरी या ये फैसिलिटी हासिल होती थी कि वो लिखी हुई कहानी जो है उसको पढ़ सकें। ना सिर्फ ये कि वो कहानी को सुन सकें, लेकिन वो लिखी हुई कहानी जो है उसको भी वो पढ़ सकें। अब इसी तरह से जो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है वो बड़े लिमिटेड होते थे। यानी एक बंदा जब किसी जगह से आएगा, वो यहाँ पे बैठ के कहानी सुना रहा है, तो जितने लोग यहाँ पे अवेलेबल होंगे सिर्फ उन्हीं तक ही वो कहानी पहुंचेगी, और उनमें से फिर वो लोग आगे जिस तरह से उनका दिल करेगा वो उस कहानी को दूसरों तक पहुंचाएंगे। तो जब आर्ट ऑफ राइटिंग आया तो उससे ये हुआ कि कहानी का जो कैनवस था ना, कहानी का जो रेडियस था या कहानी का जो इम्पैक्ट था, कहानी का जो इन्फ्लुएंस था, वो एक लिमिटेड इन्वायरमेंट से निकल के वो थोड़ा सा एक्सपैंड हो गया। थोड़ा सा क्या हो गया? एक्सपैंड हो गया। ग्रीक्स के बारे में जब हम बात करते हैं, अरिस्टोटल के या सोक्रेटिस के टाइम के जो राइटर्स थे, तो उनके वो जो प्लेज हैं या उनकी जो राइटिंग्स हैं या उनकी जो स्टोरीज हैं, वो मोस्टली क्या थी कि वो आते थे स्टेज के ऊपर आके वो उस कहानी को डिमॉन्स्ट्रेट करते थे या उसको एक्टिंग की सूरत में वो सारी की सारी कहानी बताते थे, और जो लोग होते थे वो उसको एंजॉय करते थे। और उस टाइम पे ना थिएटर पार्टीज होती थी। अभी भी शायद आपने देखा हो, हमारे जब हम लोग टीनेजर्स थे तो हमारे टाइम पे ये लकी ईरानी सर्कस और थिएटर्स, तो ये सिटी टू सिटी मूव करते होते थे, और सिटी टू सिटी मूव करके ये अपना जो करतब होता है या जो अपना जो आर्ट होता है ये वो दिखाया करते होते थे। लेकिन रोमन्स ने जब लैंग्वेज ईजाद की, लैंग्वेज का यानी कि रिटन लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट ये लेकर आए, तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि वही चीजें जो पहले सीना बसीना चल रही थी, पहले ये होता था कि वो कहानी सुनी सुनाई की बुनियाद पे कहानी जो थी वो आगे बढ़ रही थी, तो वो कहानियां जो थी वो डॉक्यूमेंट की फॉर्म में, वो राइटअप की फॉर्म में, वो रिटन लैंग्वेज की के मीडियम के थ्रू वो चीजें जो थी वो महफूज होना शुरू हो गई। उसके बाद जब 16th सेंचुरी आती है तो 16th सेंचुरी के अंदर विलियम कैक्सटन नाम का एक बंदा ब्रिटेन के अंदर प्रिंटिंग प्रेस लगाता है। सो दैट वाज द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन द इंटायर हिस्ट्री ऑफ द मैनकाइंड। उससे पहले क्या होता था कि नुस्खे बनाए जाते होते थे, यानी एक कहानी लिखी गई है, अब उस लिखे हुए को देख के कोई दूसरा कातिब होगा, वो बैठ के पूरी कहानी जो है उसको वो हाथ से लिखेगा, विच इज अ वेरी लेथार्जिक जॉब, विच इज अ वेरी डिफिकल्ट जॉब टू डू। पेपर भी उस टाइम पे नहीं होता था, पेपर इतना ज्यादा अवेलेबल नहीं था, और हमने सीरत की किताबों में पढ़ा है कि कुरान मजीद को जब हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में जब उसको कंपाइल किया गया, तो वो खजूर के पत्तों के ऊपर, खालों के ऊपर, जानवरों की खालों के ऊपर, हड्डियों के ऊपर वो आयात जो थी उनको लिखा गया और उनको कंपाइल किया गया, एंड लेटर ऑन इट वाज कन्वर्टेड ऑन टू द पेपर बैक जिसको हम बोलते हैं, या पेपर बैक डॉक्यूमेंट या पेपर बैक स्क्रिप्चर जिसको आप बोलते हैं। तो पुराने जमाने में स्क्रिप्चर्स किस तरह से लिखे जाते थे? स्क्रिप्चर्स जिनको आप सहीफे बोलते हैं, तो वो खालों के ऊपर या इस तरह के मीडियम्स के ऊपर जो थे वो लिखे जाते होते थे। तो बाद में लेटर ऑन जो था वो पेपर इन्वेंट हुआ, और स्टार्ट में जो पेपर होता था उसकी भी देन इट हैज, पेपर की अगर हम बात करें तो पेपर की अपनी एक पूरी स्टोरी है कि पेपर कैसे इवॉल्व होता इस फॉर्म तक पहुंचा जिस फॉर्म तक आज हमारे पास पेपर जो है मौजूदा हालत में आ चुका है। और अभी तो वो पेपर का कॉन्सेप्ट भी अब वो किस पे चला गया है, वो एलसीडी, और फिर एलसीडी से एलईडी, तो अब वो चीज भी जो है वो पेपर से इवॉल्व होके बहुत आगे की तरफ जा रही है। बट वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टोरी। जब विलियम कैक्सटन प्रिंटिंग प्रेस लगाता है तो क्या होता है कि वो जो स्टोरी थी, अब वो स्टोरी बेशक आप उसको कहानी कह लें, बेशक वो स्टोरी साइंस की कोई कहानी कह लें कि भाई जमीन के ऊपर कितने सितारे हैं या इस कायनात में निजाम शमसी किस तरह से काम करता है, तो ये भी तो एक कहानी ही है ना, ठीक है। या इसी तरह से आप कह लें कि भाई इंसान जब बहुत ऊपर ऊंचा हवा में चला जाता है तो इंसान के जिस्म के साथ क्या होता है, ऑक्सीजन लेवल किस तरह से कम होता है, ये भी तो एक कहानी है। सो एवरी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इट एग्जिस्ट मोर और लेस इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोरी, इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोरी। आप जब बायोलॉजी पढ़ रहे होते हैं तो आप एक इंसान के स्ट्रक्चर की कहानी पढ़ रहे होते हैं।
आप जब कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे होते हैं तो आप डिफरेंट जो कोड्स हैं या डिफरेंट जो आप कह सकते हैं कि डिफरेंट जो इंटीजर्स हैं वो किस तरह से कंपाइल होते हैं, किस तरह से उनकी कंप्यूटेशन होती है और उनकी कंप्यूटेशन से किस किस तरह के स्ट्रक्चर्स आप जनरेट कर सकते हैं, किस किस तरह के एल्गोज आप बना सकते हैं, तो आप वो भी एक कहानी ही पढ़ रहे होते हैं. So every piece of information, whether it is about the mathematics or computer science, astrology, astronomy, physics, biology, chemistry, sociology, psychology, whatever it is in the form of a story. वो कहानी ही होती है. तो उससे क्या होता है कि जब विलियम कैक्सटन 16th सेंचुरी के अंदर प्रिंटिंग प्रेस लगाता है तो वो स्टोरी का जो कैनवस है वो पहले सिर्फ इलीट को स्टोरी अवेलेबल होती थी, सिर्फ इलीट क्लास कहानी को एंजॉय कर सकती थी. अब वो आहिस्ता 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 इट इज गेटिंग अवेलेबल टू ईच एंड एवरीवन. और 18th सेंचुरी तक जब हम आते हैं तो तब तक स्कूल्स बन चुके हैं, तब तक यूनिवर्सिटीज वजूद में आ चुकी हैं, प्रॉपर एजुकेशन का सिस्टम. इससे पहले प्रॉपर एजुकेशन का सिस्टम नहीं होता था. तो ये स्कूल्स, कॉलेजेस, डिग्रीज कि ये आपके पास, ये आपको क्वालिफिकेशन चाहिए, ये आपको स्किल चाहिए, ये सारा का सारा स्ट्रक्चर जो है ये 16th-17th सेंचुरी के अंदर इसको रेज किया गया. ठीक है. फिर साथ ही साथ टेक्नोलॉजी भी इवॉल्व हो रही है. ठीक है. अच्छा, फिर उसके बाद कहानी पहले पेपर बैक पे होती थी, लोग कहानी लेते थे, कहानी को लेकर पढ़ते थे. फिर उसके बाद जब रेडियो आता है, रेडियो के बाद फिर टीवी आ जाता है, तो उस टाइम पे फिर कैमरा इजाद होता है. उससे पहले क्या था, तो उससे पहले जो अगर आप जाके पुरानी डॉक्यूमेंट्रीज देखें, इंसान पहले गारों में जब रहा करता होता था, स्टोन एज, और फिर उसके बाद केव एज आती है, उसके बाद डिफरेंट न्यूलिथिक एज आती है. तो हर एज के अंदर ना आपको जब डॉक्यूमेंट्रीज देख रहे थे तो आपको वो दिखाया जाता है कि एक गार है और उसके अंदर जो है वो चारकोल के साथ या चूने के साथ या जली हुई लकड़ी के साथ उसके ऊपर कुछ तस्वीरें बनी हुई हैं. तो एक तरफ तो ये ट्रेडिशनल पैटर्न चल रहा है और दूसरी तरफ लोग जो हैं वो विजुअल्स के जरिए कहानी बताने की कोशिश कर रहे हैं. अगर आप हिंदू कल्चर को जाके देखें तो हिंदुइज्म के अंदर आपको ये चीजें बहुत पुरानी नजर आती हैं कि वो अपने जो उनके जो गॉड्स होते थे उनकी तस्वीरें बनाना, उनकी शबीहें बनाना, उनको विजुअलाइज करना, और उनकी वही जो विजुअलाइजेशन थी उसको वो फर्दर इवॉल्व करते 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 आज वो आपको जो उनके डिफरेंट तरह के बुत नजर आते हैं, डिफरेंट तरह के उनके आपको स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं. तो वो सारे के सारे मतलब एक तरफ ये वाली स्ट्रीम चल रही है और दूसरी तरफ जो है वो टू टेल द स्टोरी थ्रू विजुअल्स. एक है टू टेल द स्टोरी थ्रू वर्ड्स और दूसरी तरफ एक स्ट्रीम चल रही है टू टेल द स्टोरी थ्रू विजुअल्स. जब बेटा कैमरा इजाद होता है ना, तो कैमरा इजाद होने से क्या होता है कि ये दोनों चीजें ना समहाउ दे मिक्स अप टुगेदर. ये दोनों चीजें जो है वो मिक्स हो जाती हैं. और इन लेट 18th सेंचुरी हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाता है द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टिल पिक्चर्स, यानी कि स्टिल फिल्म्स होती थी. अब स्टिल फिल्म्स को आप सिंपल ये कह सकते हैं कि स्टिल फिल्म में क्या होता है कि आप ड्राइंग्स के जरिए या पिक्चर्स के जरिए आप इन्हें एक पिक्चर के साथ दूसरी पिक्चर, दूसरी पिक्चर के साथ तीसरी पिक्चर, आप ऐसे पिक्चर्स को जोड़ते जाते हैं और उसके थ्रू आप एक कहानी बताते हैं. इफ यू रिमेंबर, तो जब हम चौथी पांचवी क्लास में जब होते थे तो वो बुक्स के अंदर ना वो तस्वीरी कहानियां होती थी कि नंबर 1 में बिल्ली ये कर रही है, नंबर 2 में बिल्ली ये कर रही है, 3 में ये कर रही है. तो वो हम वो पढ़ते जाते थे और हमें वो स्टोरी जो थी वो समझ आ जाती थी. इसी तरह से आप जब नर्सरी, प्रेप या केजी, पीजी के जो बच्चे होते हैं उनकी आप बुक्स देखें तो उसके अंदर भी आपको वो पिक्टोरियल स्टोरीज आपको नजर आती हैं. तो उसको हम बोलते हैं स्टिल पिक्चर्स या स्टिल फिल्म्स. फिर उसके बाद इवॉल्व होते 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 अब मैं वो पूरी आपको कहानी नहीं सुनाऊंगा, बट द आइडिया इज कि वो स्टिल पिक्चर जो है वो फिर आगे कन्वर्ट हो जाती है किसमें, मोशन पिक्चर्स के अंदर. अब मोशन पिक्चर क्या है? मोशन पिक्चर अभी जो हम लोग देखते हैं ना, जाके पिक्चर्स देखते हैं, अक्सर आपने हमारे यहाँ हमारे इस कल्चर के अंदर पिक्चर का वर्ड बहुत कम यूज होता है कि मैं पिक्चर देखने जा रहा हूँ. हमारे यहाँ वर्ड यूज होता है कि मैं फिल्म देखने जा रहा हूँ. ठीक है, या ये फिल्म बहुत अच्छी है. वेयर एज इंडिया के अंदर अगर आप देखें तो इंडिया के अंदर लोग ज्यादा फिल्म के लिए पिक्चर का वर्ड यूज करते हैं कि नई पिक्चर आई है, फलां की नई पिक्चर आई है. हॉलीवुड के अंदर भी ज्यादातर फिल्म और पिक्चर दोनों का वर्ड जो है वो यूज किया जाता होता है. और जब आप कोई भी हॉलीवुड की मूवी देखना शुरू करते हैं तो वो नीचे आ रहा होता है कि कंपनी का नाम जो भी है, मार्वल है या जो है वो 20th सेंचुरी है, तो नीचे लिखा हुआ होता है मोशन पिक्चर्स. सो मोशन पिक्चर जो है ये अब यहां तक जब ये स्टोरी टेलिंग, द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग जब मोशन पिक्चर तक पहुंचता है तो यहां से फिर हमारा जो आज का लेक्चर है ये स्टार्ट होता है कि व्हाट इज द आर्ट ऑफ स्क्रिप्ट राइटिंग, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्क्रिप्ट. ठीक है, एंड व्हाई डू वी नीड टू लर्न दैट व्हाट इज अ स्क्रिप्ट एंड व्हाई डू वी नीड टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म्स ऑफ द स्क्रिप्ट राइटिंग. क्योंकि देखें, पहले ये है कि जब वो विजुअल्स की सूरत में है ना, जब कोई भी कहानी आपको तस्वीर की सूरत में बताई जा रही है तो उसमें सारा का सारा जो एक तरह से कह लें कि सारी की सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेलिंग द स्टोरी है दैट लाइज विद द पेंटर. पेंटर जैसे तस्वीर बनाता जाएगा उस तस्वीर के थ्रू कहानी जो है वो आपको समझ आती जाएगी. अच्छा, जब कहानी जो है वो ओरल स्टोरी की सूरत में चल रही है, यानी आप मुझे जिस तरह से कहानी बताएंगे
तो सिर्फ यू आर होली सोली द ओरिजिन ऑफ स्टोरी, यू आर होली सोली द मीडियम फ्रॉम वेयर द स्टोरी विल इमर्ज। अब उसमें किसी सेकंड पर्सन का, थर्ड पर्सन का, फोर्थ पर्सन का ना तो उसमें कोई किरदार है, टेक्निकल रोल हो सकता है कि आप अगर पेंटर हैं तो हो सकता है आपको वो एक बड़ा कैनवस चाहिए होगा, या आपको डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स चाहिए होंगे, या आपको एक ऐसा साथ में असिस्टेंट चाहिए होगा जो आपको उस पेंटिंग को बनाने में आपको हेल्प कर सके। सो आपको मटेरियल नीड्स के लिए मटेरियल असिस्टेंस तो चाहिए होगी, लेकिन कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जिसमें आप स्टोरी बताने में, कहानी बताने में आप किसी के ऊपर डिपेंड कर रहे हो। बट व्हेन वी कम टू द मोशन पिक्चर, नाउ हियर कम्स द रोल ऑफ अ स्क्रिप्ट राइटर। Now, what a script writer does? Script writer basically provides the idea and the storyline, okay, and the whole plot and the nitty-gritties of that plot to the rest of the people who are responsible to create the film. अब आपने कहानी बतानी है तो अब now it is not that much simple कि एक बंदा है वो चीजों को पेंट करेगा और पेंट करके वो कहानी बता देगा, ये एक बंदा है वो आके बैठेगा और बैठ के वो सारी कहानी जो है वो बता के चला जाएगा। Now you have enough of the technology, now you have enough of the advancement, नाउ यू हैव इनफ ऑफ द स्ट्रक्चर कि वो सारी चीजें जो एक बंदा पहले आपको बता रहा होता था कि मैं वहां गया, वहां पे मैंने देखा कि लंबे लंबे कद वाले लोग हैं और उनके मोटे मोटे बाजू हैं और उनके लंबे लंबे बाल हैं, हाथों में उन्होंने 4-4 किलो की उन्होंने तलवारें पकड़ी हुई हैं और उनके जो मतलब इस तरह की उनकी आंखें हैं। अब ये है कि अब आप बड़ी आसानी से वो सारा का सारा कुछ जो है वो दिखा सकते हैं, आप उस स्क्रीन के ऊपर उसको डिस्प्ले कर सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर आप उन चीजों को मूव करवा सकते हैं। तो पहले रियल एनिमेशंस होती थी कि इंसान ही होते थे और वो इंसान ही आके वो सारा का सारा एक्ट जो था वो प्ले कर रहे होते थे, ठीक है। और अगर आप 18th सेंचुरी 17th सेंचुरी तक चले जाएं तो उस टाइम तक तो ये होता था कि जो फीमेल रोल्स होते थे, अगर किसी फीमेल का रोल प्ले करना होता था तो वो भी मैन एक्टर्स, दे वुड हैव द विग्स एंड दे वुड डू लिटिल मेकअप एंड दे वुड एक्ट एज अ वुमन। लेकिन अब तो ये है कि आप उसके बाद फिर ये हो गया कि वुमेन दे स्टार्टेड गेटिंग इनटू दिस इंडस्ट्री, और अब तो हम ऐसे ऐसे टाइम पे आ चुके हैं जिसमें 2D एनिमेशंस और फिर उसके बाद 3D एनिमेशंस, और अब आप पूरा का पूरा एक एनिमेटेड स्ट्रक्चर जो है वो आप डेवलप भी कर सकते हैं और उसको आप बड़ी आसानी के साथ व्हाटएवर यू वांट टू डू। अब हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है वो एक ऐसे पॉइंट पे आके खड़ी हो गई है कि आप जो कुछ भी सोच सकते हैं ना, व्हाटएवर यू कैन थिंक ऑफ, you can display it on the screen and you can execute it as if it is really happening। अब उसके अंदर जो स्क्रिप्ट राइटिंग है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्क्रिप्ट राइटिंग है क्या, और फिर उसके बाद स्क्रिप्ट राइटिंग का जो फिल्म के अंदर जो रोल है उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। सो दिस इज फ्रॉम वेयर द एक्चुअल वर्कशॉप स्टार्ट्स। Whatever I was telling you before, that was the history, that was आप इसको कह सकते हैं कि the preface of today's lecture, कि हम बेसिकली करने क्या जा रहे हैं। सो द एजेंडा इज कि फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट स्क्रिप्ट राइटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग है क्या, विल हैव सम इंट्रोडक्शन अबाउट इट, एंड देन आफ्टर दैट आई विल शो यू सम ऑफ द फेमस स्क्रिप्ट्स। कुछ हम, although we will not be able to look at all of the scripts because there are so many of the scripts, so many of the fascinating things had happened। हाँ, अगर हम आज से 4000 साल पहले, 5000 साल पहले बात कर रहे होते इन चीजों के हवाले से, तो शायद हमारे पास बस थोड़ा सा मटेरियल होता डिस्कस करने को। But I sometimes feel कि we are standing at the top most level of the human evolution, कि हमारे पास हमारे पास्ट में इतना कुछ हो चुका है कि उसको अगर हम बताने बैठे, उसको हम एक्सप्लोर करने बैठे, तो शायद हमारे पास अगर 10,000 साल की भी उम्र हो तो 10,000 साल अगर हम मुसलसल इंसान ने अब तक जो कुछ अचीव किया है उसको हम स्टडी करते रहें, उसको एक्सप्लोर करते रहें, तो शायद हमारे 10 साल जो है वो पूरे हो जाएंगे। लेकिन इंसान जितना कुछ पिछले इस टाइम के अंदर अचीव कर चुका है वो सारा का सारा हम नहीं बता सकेंगे। हम सिर्फ थोड़े से उसमें से हम सैंपल्स जो हैं उनको हम देखेंगे, एंड देन विल टॉक अबाउट सम ऑफ द चैलेंजेस दैट आर देयर इन द स्क्रिप्ट राइटिंग, एंड देन विल हैव द क्वेश्चन आंसर्स, एंड आफ्टर दैट विल हैव अ शॉर्ट एक्टिविटी वेयर आई वुड लाइक टू चेक whatever we have discussed, whatever we have learned in this session, whether you have capsulated that or not। तो वो एक छोटी सी एक्टिविटी होगी जिसके कोई नंबर वगैरह नहीं है, so you don't need to worry about that, right? So that will be just to check, just to just to have a feedback, just to have a bounce back whether you have understood the concept or not, right? So what is the script writing? So script writing, which is also known as the screen writing। स्क्रिप्ट राइटिंग जो है इसको हम अब मैंने आपको यहां तक मैं ले आया हूं कि जो मोशन पिक्चर्स हैं उसमें क्या है कि यू हैव टू डिस्प्ले एवरीथिंग ऑन द स्क्रीन। आपको स्क्रीन के ऊपर ही चीजें दिखानी है, एंड व्हाटएवर यू हैव टू डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन, व्हाटएवर यू वांट टू डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन टू द ऑडियंस, इट हैज टू बी समवेयर इन द स्क्रिप्ट। अगर वो चीज स्क्रिप्ट में नहीं है तो वो फिर स्क्रीन के ऊपर नहीं आ सकती। अब जो थंब रूल है स्क्रीन प्ले राइटिंग का, या जो फिल्म मेकिंग का जो डॉक्यूमेंट्री मेकिंग का जो थंब रूल है, वो यही है कि whatever is
there in the script has to be on the screen, and if there is something that is not there on the script, that should not be on the screen. तो क्या है कि बेसिकली स्क्रिप्ट की 100% मैनिफेस्टेशन, स्क्रिप्ट की 100% रिफ्लेक्शन जो है वो आप स्क्रीन के ऊपर दिखाते हैं. दैट इज व्हाई वी आल्सो कॉल इट द स्क्रीन राइटिंग. So script writing, also known as screenwriting, is the art and craft of writing scripts for various forms of media, primarily for the film, television, theater, and sometimes radio or video games as well. There was a time when you can go and check it, you can go and ask your grandparents or even your mothers, and maybe they will tell you कि एक पुराने जमाने में ना रेडियो के ऊपर कहानियां सुनाई जाती होती थी. रेडियो के ऊपर एक रेडियो ड्रामाज आया करते होते थे, और वो प्रॉपर रेडियो ड्रामास का स्क्रिप्ट लिखा जाता था फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ रेडियो, कि ये जो आप स्क्रिप्ट लिख रहे हैं ये स्क्रिप्ट जो है वो रेडियो पे सुनाया जाएगा. फिर उसके बाद ये स्क्रिप्ट जो है इसको टेलीविजन के ऊपर दिखाया जाएगा, ये स्क्रिप्ट जो है ये मेगा स्क्रीन के ऊपर दिखाया जाएगा, ये 1 घंटे की फिल्म का स्क्रिप्ट है, ये एक पूरे सीजन का स्क्रिप्ट है, राइट. तो डिफरेंट पर्पसेस के लिए आप जो स्क्रिप्ट होता है उसको आप लिखते हैं. एंड स्क्रिप्ट इज बेसिकली a written document that serves as the blueprint for production, for the guiding actors, for directors and other crew members in the creation of a visual or auditory story. जब आप एक विजुअल स्टोरी बना रहे होते हैं या आपने एक ऑडियो स्टोरी किसी को बतानी है, तो उसके अंदर जितने भी एक्टेंट्स हैं, जितने भी उसके अंदर रोल प्लेयर्स हैं, आप सब के लिए एक कंप्लीट एंड डिटेल्ड एक आप एक्शन प्लान जो है वो अपने ग्रुप अपने स्क्रिप्ट के अंदर जो है वो बताते हैं कि एक्टर इस तरह से आएगा. हमें तो लग रहा होता है कि शायद जो हम फिल्म्स देख रहे होते हैं कि वो उधर से प्रोड्यूसर खड़ा होता है, प्रोड्यूसर कहता है कि अच्छा चलो जी अब आपने जाके यहाँ पे रोना है, और वो जाके वहां स्क्रीन के सामने खड़ा होकर रोना शुरू हो जाता है और उसको रिकॉर्ड करके और फिर उसको एडिट करके जो है वो फिल्म बना दी जाती है. नहीं, प्रॉपर उसमें होता है कि भाई सेकंड नंबर फ्लां से लेके इतने सेकंड तक जो एक्टर है वो स्क्रीन पे जाएगा, उसका एक हाथ ऐसे पॉकेट में होगा, दूसरा हाथ वो ऐसे करके रखेगा, और फिर उसके बाद वो स्क्रीन के कैमरे के अंदर इस एंगल पे देखेगा, और फिर उसके बाद वो इस तरह से रोएगा. यू हैव टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग वेरी मेटिकुलसली एंड इन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल. तब जाके आपका स्क्रिप्ट जो है वो एक अच्छा या एक फॉर्मल या एक प्रोफेशनल स्क्रिप्ट जो है वो आपका जाके बनता है. सो स्क्रिप्ट इज बेसिकली a chalked out plan, a very detailed plan about each and everything that has to happen on the screen. Whatever you want to see on the screen, it has to be in the script. अब देखें कि अब सारी की सारी जिम्मेदारी, अगरचे इसमें जितने भी लोग आते हैं, इसमें कैमरा वाले लोग हैं, इसमें ऑडियो ट्रीटमेंट वाले लोग हैं, इसमें ऑडियो इंजीनियर होगा, कैमरा इंजीनियर होगा, लाइट्स का अपना एक इंजीनियर होगा, बाकी उसमें आपने अगर वीएफएक्स ऐड करने हैं तो वीएफएक्स के लिए आपके पास अलग एक डिपार्टमेंट होगा, कॉस्ट्यूम्स जो आपको चाहिए होंगे एक्टर्स के लिए उसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट होगा जो उनके कॉस्ट्यूम्स को प्रोक्योर करेगा. अच्छा, फिर उसके बाद जो एक्टर्स हैं उनका जो मेकअप होगा उसके लिए एक मेकअप आर्टिस्ट अलग होगा, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हैं, एमयूए बोलते हैं, मेकअप आर्टिस्ट. तो उसके एमयूए का डिपार्टमेंट अलग होगा, बाकी सारी जो चीजें होंगी, रैकी करने वाला डिपार्टमेंट अलग होता है जो जाता है जाके जगह को देखता है और वहां पे देखता है कि किस टाइम पे हम शूट ले सकते हैं, फलां शूट किस एंगल से लिया जाएगा. तो उन सारी चीजों के लिए एक पूरा आपके पास एक टीम मौजूद होती है, लेकिन वो सारी की सारी टीम किसके बताए हुए प्रिंसिपल के ऊपर या किसकी बताई हुई गाइडलाइंस के ऊपर चल रही होती है, दैट इज द स्क्रिप्ट राइटर. स्क्रिप्ट राइटर के बताए हुए प्लान को ही पूरा का पूरा जो क्रू होता है वो उसको क्या करता है, उसको फॉलो करता है और उसके अकॉर्डिंगली ही वो अपने उस प्रोजेक्ट को, अपनी उस डॉक्यूमेंट्री को या उस फिल्म को वो क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, राइट. सो द जॉब ऑफ अ स्क्रिप्ट राइटर इज वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत इंपॉर्टेंट जॉब होती है स्क्रिप्ट राइटर की, बिकॉज स्क्रिप्ट के अंदर जो चीज होगी उसी, अगर आपका स्क्रिप्ट अच्छा है तो आप एक अच्छी फिल्म जो है वो प्रोड्यूस कर लेंगे. अगर आपका स्क्रिप्ट ही माड़ा है तो उसके बाद एक्टर क्या करेगा, उसके बाद जो कैमरामैन होगा वो क्या करेगा, या जो लाइट इंजीनियर है वो क्या करेगा, या जो आपका ऑडियो ट्रीटमेंट का जो इंजीनियर है वो क्या करेगा, वो कुछ भी नहीं कर सकते. अगर एक फिल्म जो है वो अगर छत पे खड़े होकर शूट हो सकती थी, अगर आपने कहा कि नहीं हमने कमरे के अंदर ही शूट करनी है, तो वो आप कमरे के अंदर आप कितना उसको आप बेहतर कर सकते हैं. अगर आपने स्क्रिप्ट के अंदर ये लिखा हुआ है कि एक इंसान है जिसकी 3 आंखें हैं, तो आप वो 3 आंखें जब आप दिखाएंगे तो वो कहां से इंसान लगेगा, राइट. सो द थिंग इज के द जॉब ऑफ द स्क्रिप्ट राइटर इज वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है स्क्रिप्ट राइटर का. अच्छा, नाउ स्क्रिप्ट राइटिंग इट इज अ स्किल दैट रिक्वायर्स, अब क्या क्या चीजें इसके लिए चाहिए होती हैं. इट रिक्वायर्स क्रिएटिविटी, इट रिक्वायर्स स्टोरी टेलिंग prowess. Prowess means the competency, ability. So it needs to have the storytelling ability and a deep understanding of the medium
in which one is writing. You need to know whether you are writing a comic story, whether you are writing a romantic story, it is a historical story, history drama है या वॉर ड्रामा है. अब आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि आप एक वॉर ड्रामा लिख रहे हैं और उसके अंदर कोई सीरियस एलिमेंट ही ना हो, उसके अंदर सीरियसनेस ही ना हो, उसके अंदर जो है वो ऐसे फनी किस्म के, क्लाउन किस्म के, जोकर किस्म के आप उसमें एक्टर्स डाल के और डायलॉग्स आप ऐसे डालते हैं जो कि बिल्कुल बाजारी किस्म के और बड़े फनी किस्म के और बड़े लेम किस्म के आप उसमें डायलॉग्स या लेम किस्म के आप उसमें जो है वो स्टाफ उसमें इंक्लूड करते हैं. सो यू नीड टू नो कि आप जो है वो किस मीडियम में आप लिख रहे हैं. ठीक है. नाउ वेदर इट इज क्राफ्टिंग अ कंपेलिंग स्क्रीन प्ले, a gripping TV series pilot or a stage play, script writers they play a crucial role in bringing stories to life for the audience to enjoy. क्योंकि स्क्रिप्ट राइटर से ही सारी कहानी जो है वो स्टार्ट होती है और फर्दर फिर डिफरेंट लेवल्स के ऊपर जो है जाके वो क्या होती है, एग्जीक्यूट होती है. राइट. ओके. नाउ व्हाट आर द की एस्पेक्ट्स ऑफ स्क्रिप्ट राइटिंग. स्क्रिप्ट राइटिंग के अंदर क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो कि एक स्क्रिप्ट राइटर को पता होनी चाहिए और जो कि एक स्क्रिप्ट राइटर ने अपने जहन में रखनी होती हैं while he or she is writing a script for a film or for a screen. It can be film जो है वो एक पूरी फिल्म भी हो सकती है और वो एक सीजन भी हो सकता है और एक शॉर्ट फिल्म भी हो सकती है, एक 3 मिनट की या 5 मिनट की डॉक्यूमेंट्री भी हो सकती है, जिस मर्जी फॉर्मेट में हो. बट दीज आर द की एलिमेंट्स दैट अ स्क्रीन राइटर नीड्स टू नो. Okay, so first of all, the script writer needs to know that what is a storytelling. What is storytelling? यही वजह है कि मैंने अपना जो ये सेशन है इसको मैंने स्टार्ट ही स्टोरी टेलिंग से किया था. What is storytelling? So a script writer's primary task is to tell a compelling story. ये उसका बुनियादी टास्क होता है. उसने करना क्या होता है स्क्रिप्ट राइटर ने? उसने बेसिकली कहानी बतानी होती है. अब एक फिल्म कैसी फिल्म होगी जिसके अंदर कोई कहानी ना हो? आप उसमें बेतहाशा एक्शन डाल दें, उसमें लोग लड़ रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर उसके अंदर कोई स्टोरी ही नहीं होगी तो ऑब्वियसली यू विल नॉट एंजॉय दैट फिल्म. लेकिन अगर उस फिल्म के अंदर स्टोरी है, अब मैं आपको एक फिल्म का नाम बताता हूं, 12 एंग्री मैन. आप में से किसी ने देखी भी है 12 एंग्री मैन? उसकी अगर अभी जाके अगर आप उसकी ये जो IMDb है उसके ऊपर अगर जाके आप उसकी रेटिंग देखें ना तो दैट इज 8.5 प्लस. यानी दैट मूवी इज वन ऑफ द हाईएस्ट रिकमेंडेड एंड वन ऑफ द हाईली वॉच्ड मूवीज. और ये पूरी की पूरी मूवी जो है ये एक कमरे के अंदर रिकॉर्ड की गई है. सिर्फ एक कमरे के अंदर. एक कमरे के अंदर 12 लोग बैठे हुए हैं, वो बातचीत कर रहे हैं, सिर्फ वो आपस में एक दूसरे के साथ आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं और इस तरफ कैमरा लगा हुआ है और उनकी वो फिल्म बन रही है. कोई उसमें VFX नहीं है, कोई उसमें कोई बहुत बड़ा क्रू नहीं है. उधर ही कमरे में फिल्म स्टार्ट होती है और उधर कमरे में खत्म हो जाती है. बट दैट इज वन ऑफ द बेस्ट मूवीज एवर. अब उसमें क्या है? द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग. वेयर एज ऐसी आपको बहुत सारी फ्लॉप मूवीज मिलेंगी जिनका 100 करोड़ बजट होगा, जिनका $100 मिलियन में उनका बजट होगा, लेकिन वो मूवीज फ्लॉप हो जाती हैं. वाई? बिकॉज दे लैक इन स्टोरी. उसके अंदर स्टोरी टेलिंग ही नहीं होती, उसके अंदर उस फिल्म के अंदर कहानी होती ही नहीं है. तो कहानी ना होने का मतलब यह है कि एक ऐसी स्टोरी जिसके अंदर स्क्रिप्ट ही नहीं है, एक ऐसी फिल्म जिसके अंदर स्क्रिप्ट ही नहीं है. सो इट इज अ स्क्रिप्टलेस फिल्म. तो स्क्रिप्टलेस फिल्म क्या है? स्क्रिप्टलेस फिल्म ऐसे ही है ना कि जैसे आप एक कैमरा ऑन करके या सामने कुछ है ही नहीं और आप 3 घंटे रिकॉर्ड करके आप उसको जो है आप उसको अपलोड करते हैं और आप कहेंगे ये फिल्म है. सो दैट विल नेवर बी कंसीडर्ड अ फिल्म. So it's not just only showing the visuals, it's not just showing the things on the screen. This is basically having a compelling story. And having a compelling story, it basically involves creating characters, developing a plot, and crafting dialogues that engage the audience. आपने देखा होगा कि काफी सारे ऐसे स्क्रीन प्लेज होते हैं या काफी सारी ऐसी कहानीज होती हैं जिसमें कुछ कैरेक्टर्स इतने स्ट्रांग होते हैं, कुछ कैरेक्टर्स इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो अमर हो जाते हैं, वो अमर हो जाते हैं. जैसे जोकर का कैरेक्टर. ठीक है. इसी तरह से ये जो आपकी आई थी मनी हाइस्ट. मनी हाइस्ट के अंदर वो जो मास्क है, अब पूरी कहानी एक तरफ और वो खाली एक मास्क किस तरफ, एक तरफ. राइट. इसी तरह से और बहुत सारी मैं आपको ऐसे एग्जांपल्स, गॉडफादर का कैरेक्टर, अगर आपने गॉडफादर मूवी देखी है तो गॉडफादर का कैरेक्टर आप देख लें. अच्छा, इसी तरह की बहुत और सारी, टार्जन का कैरेक्टर, ठीक है, अमर अयार का कैरेक्टर. तो ऐसे बहुत सारे आपको स्टोरीज मिलेंगी जिसके अंदर एक ऐसा स्ट्रॉन्ग किस्म का कैरेक्टर जो है वो राइटर इंट्रोड्यूस करवाता है या राइटर उसमें डेवलप करता है कि जो अमर हो जाता है, जो फिर मतलब लोग उसको
कई लोग उसकी फिर शर्ट्स बनवाते हैं, लोग की चेन्स बनवाते हैं, लोग स्टेटसेस पे लगाते हैं और लोग सारा कुछ करते हैं। सो हैविंग अ स्ट्रॉन्ग प्लॉट, having a story, creating a strong character and having some compelling dialogues, ये वो तीन बेसिक चीजें होती हैं जो कि आपको एक अच्छा स्टोरी टेलर बनाती हैं। बहुत सारी मूवीज ऐसी हैं जिनके बड़े डायलॉग्स बड़े मशहूर हो जाते हैं, जिनके डायलॉग्स बड़े मशहूर हो जाते हैं, और वो डायलॉग्स इतने मशहूर होते हैं कि फिर वो मतलब रहती दुनिया तक जो है वो कई कई सालों तक वो डायलॉग्स जो है वो लोग उनको बार बार रिपीट करते रहते हैं और बार बार उनको यूज करते रहते हैं। जैसे कितने आदमी थे, राइट? अब ये क्या है? इट्स जस्ट अ डायलॉग ना, लेकिन अब उस डायलॉग को जिस बंदे ने बनाया है उसने उसको इस अंदाज में उसने उसको क्राफ्ट किया है कि इट्स अ वेरी सिंपल लाइन, कितने आदमी थे, लेकिन उसको किस अंदाज से वो लिखा गया, फिर उसको किस अंदाज में स्क्रिप्ट के अंदर एडजस्ट किया गया, वो सारी चीज जो है वो क्या करती है, वो डायलॉग को वो जान देती है, वो उसको स्ट्रेंथ और वो उसको पोटेंशियल देती है, जो आपकी स्टोरी को एक कंपेलिंग और एक अपीलिंग, एक इंटरेक्टिव, एक इंटरेस्टिंग और एक एवर लास्टिंग स्टोरी बनाता है, राइट? एंड अपार्ट फ्रॉम द स्टोरी टेलिंग, द आर्ट ऑफ द स्टोरी टेलिंग, फॉर्मेट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप फॉर्मेट को किस तरह से फॉलो करते हैं। सो स्क्रिप्ट्स आर रिटन इन अ स्पेसिफिक फॉर्मेट दैट इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स अंडरस्टैंड। आपको उस फॉर्मेट को अंडरस्टैंड करना पड़ता है। विल हैव अ सेपरेट वर्कशॉप ऑन इट कि फॉर्मेट क्या होता है स्क्रिप्ट का और उस फॉर्मेट को किस तरह से फॉलो किया जाता है या किस तरह से आपने उस फॉर्मेट को लिखना होता है। अच्छा, फॉर एग्जांपल इन स्क्रिप्ट राइटिंग, स्क्रीन राइटिंग, द स्क्रिप्ट इज टिपिकली डिवाइडेड इनटू सीन्स। सीन वाइज आप उसको लिखते हैं कि पहला सीन है उसमें ये चीजें होंगी, फिर दूसरा सीन है उसमें ये होगा, तीसरे सीन में ये होगा, चौथे में ये होगा। वेराज जब आप एक कहानी बता रहे होते हैं तो मिसाल के तौर पर आप थर्स्टी क्रो कहानी बता रहे हैं तो आप कहेंगे once there was a time there was a crow, the crow was very thirsty, he flew here and there in search of water। ठीक है, तो आप एक सांस में सारी कहानी बता सकते हैं, लेकिन कभी जरा इसको आप स्क्रिप्ट के लिए लिखें, उसमें आपको फिर एक एक सीन, जो पहला सीन होगा उसमें क्या होगा, आपको सिर्फ एक कौवा दिखाना होगा और उस कौवे का बैकग्राउंड पूरा आपको बताना होगा कि इस तरह का बैकग्राउंड होगा और फिर उसके ऊपर ये वाला कौवा जो है वो इस तरह से उड़ता हुआ आएगा, राइट? फिर उसके बाद आपने उसको दिखाना है कि ये थर्स्टी है। अब उसके लिए आपको उससे कुछ ऐसी चीजें करवानी पड़ेंगी कि जिससे वो लगे कि वो थर्स्टी है। तो ये जो आपकी आधे पेज की कहानी है, ये हो सकता है आधे पेज से भी कम की ये कहानी बनती है। इसका जब आप स्क्रिप्ट बनाएंगे तो वो हो सकता है कि आपका 30 से 40 पेजेस का उसका स्क्रिप्ट बने, क्योंकि उसमें फिर यू हैव टू गाइड ईच एंड एवरी वन। अगर आप उसको एनिमेटेड बना रहे हैं तो आपने जो आपका 3D एनिमेटर है या आपका जो 2D एनिमेटर है उसको आपको बताना पड़ेगा कि आपको कौवा किस तरह का बनाना है। वो कौवा कहीं ये ना हो कि कौवा बाद में जो है वो कोयल लगे, या कौवा आपका जो है वो उकाब लगे, या वो गिद्ध लगे, ठीक है, या वो कोई और ही चीज लगे, कबूतर लगे, राइट? अक्सर आपने देखा होगा डिफरेंट कंट्रीज के अंदर वो शेर का स्टैचू लगा हुआ होता है, लेकिन वो शेर लग ही नहीं रहा होता, वो गिद्ध लग रहा होता है, राइट? तो कहीं ऐसा ना हो कि आप अपना स्क्रिप्ट इस तरह का लिखें कि स्क्रिप्ट के अंदर लूप होल्स हो या स्क्रिप्ट के अंदर वीकनेस हो जिसकी वजह से वो कहानी आपकी उस तरह से एग्जीक्यूट ही ना हो सके। सो अंडरस्टैंडिंग द फॉर्मेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देन अपार्ट फ्रॉम द फॉर्मेट द डायलॉग्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज डायलॉग इज अ क्रूशियल एलिमेंट ऑफ स्क्रिप्ट राइटिंग बिकॉज इट ब्रिंग्स कैरेक्टर्स टू लाइफ। अब आपका जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर कब मशहूर होगा? अपने डायलॉग्स की वजह से। आप जिस कैरेक्टर को वीक डायलॉग्स देंगे वो कैरेक्टर आपका कहानी के अंदर वीक हो जाएगा, जिस कैरेक्टर को आप स्ट्रॉन्ग डायलॉग्स देंगे वो कैरेक्टर आपका कहानी के अंदर क्या हो जाएगा, वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, राइट? एंड गुड डायलॉग्स दे शुड साउंड नेचुरल व्हाइल आल्सो सर्विंग द स्टोरीज पर्पस। उसके बाद then the visual elements are also very important. You have to take care of the visual elements as well. In script writing or the screenwriting, the script may include descriptions of visual elements, ठीक है, such as the camera angle, shots, transitions, के कैमरा कहां से रखा जाएगा, कैमरा क्लोजअप होना चाहिए, वाइड एंगल होना चाहिए, मिडल एंगल होना चाहिए, कैमरा कहां से होगा, वो किस तरह से मूव करता हुआ आएगा। और कभी जाके इस चीज को एक्सप्लोर कीजिएगा। एक एक जो सिंगल शॉट होते हैं ना, सिंगल शॉट्स यानी कि 0.5 सेकंड का शॉट है, 0.5 सेकंड का शॉट, और उसके लिए बाज दफा ऐसे भी होता है कि आपको मोर देन 50 डिफरेंट कैमरास आपको यूज करने पड़ते हैं, मोर देन डिफरेंट 50 इक्विपमेंट्स आपको ट्राई करने पड़ते हैं, 50 से ज्यादा आपको एंगल्स ट्राई करने पड़ते हैं कि यार ये 50 सेकंड का शॉट है, इसको अगर यहां से लिया जाए तो कैसे होगा, यहां से लिया जाए तो कैसा होगा। 50 डिफरेंट एंगल्स को ट्राई किया जाता है और फिर उसके बाद उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। तो अगर आपका स्क्रिप्ट राइटर अच्छा हो तो वो क्या करता है, वो आपको यही चीज स्क्रिप्ट के अंदर बता देता है कि इस तरह से कैमरा आएगा और इस तरह से जो है वो ये चीज जो है इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, ये इस चीज को इस तरह से यहां से डेवलप किया जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद बिकॉज दीज इंस्ट्रक्शंस दे हेल्प द डायरेक्टर एंड सिनेमेटोग्राफर टू ट्रांसलेट द राइटर्स विजन टू द स्क्रीन, क्योंकि कहानी जो बताई जा रही है वो बेसिकली कहानी है तो राइटर का विजन है ना।
आप जितनी भी बड़ी बड़ी मूवीज उठा के देख लें, जितनी भी ऑस्कर विनिंग फिल्म्स हैं, उसमें आप देखेंगे कि मेजॉरिटी जो जिन स्टोरीज को ऑस्कर मिलता है वो इसलिए फिल्म्स को ऑस्कर मिलता है क्योंकि उस फिल्म का स्क्रिप्ट बहुत अच्छा था। आप मुझे कोई एक ऐसी ऑस्कर विनिंग फिल्म बता दें जिसमें आप कहें कि सर इसके अंदर तो कहानी कोई नहीं है। You'll not find even a single film जिसको ऑस्कर मिला और उसके अंदर कोई कहानी ना हो। मेजॉरिटी ऑफ द फिल्म्स, चाहे वो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिल रहा हो, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिल रहा हो, वो उसमें जो बुनियादी जो रोल होता है वो किसका होता है? वो स्क्रिप्ट राइटर का होता है। स्क्रिप्ट राइटर ने वो चीजें उसके अंदर इंक्लूड की भी होती हैं जिसकी वजह से वो आगे चल के वो फिल्म को वो सारे के सारे अवार्ड्स जो हैं वो लेके देती हैं। फिर उसके बाद कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप अपने कैरेक्टर को कहानी के अंदर किस तरह से डेवलप करते हैं। सो स्क्रिप्ट राइटर्स दे क्रिएट डिटेल्ड कैरेक्टर प्रोफाइल टू अंडरस्टैंड देयर मोटिवेशंस, देयर बैकग्राउंड्स एंड आर्क्स। आर्क बोला जाता है कि जो आपका जो कैरेक्टर है वो कहानी के अंदर किस एंगल पे जा रहा है, इसको हम आर्क बोलते हैं। ठीक है, कि किस एंगल पे आपका कैरेक्टर जो है वो मूव कर रहा है। क्या वो डिस्ट्रक्टिव हो रहा है कहानी के अंदर, क्या वो वीक हो रहा है, क्या वो स्ट्रांग हो रहा है, क्या वो एग्रेसिव हो रहा है, या वो एग्रेशन से जो है वो कंपैशन की तरफ जा रहा है, या वो जो है वो कंपैशन से एग्रेशन की तरफ जा रहा है। कैरेक्टर की आपकी डेवलपमेंट की आर्क क्या है, और इसी आर्क की बुनियाद पे फिर हम कहते हैं कि वी कैटेगराइज द कैरेक्टर्स इनटू डिफरेंट टाइप्स, द स्टैटिक कैरेक्टर्स एंड द डायनामिक कैरेक्टर्स। कहानी के अंदर कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो स्टार्ट से लेके आखिर तक एक कैसे रहते हैं। कोई बॉडीगार्ड होगा, या कोई विलन का या हीरो का कोई दोस्त होगा जो जिसने स्टार्ट से लेके आखिर तक सिर्फ हीरो के साथ रहना है और उसका कोई रोल नहीं है। और दूसरी तरफ एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो इंप्रोवाइज कर रहा होता है, जो कहानी के अंदर अपने आप को चेंज कर रहा होता है, कुछ सेक्रीफाइसेस कर रहा होता है, कुछ ना कुछ वो ऐसा कर रहा होता है जिसकी वजह से उसका जो रोल है वो कहानी के अंदर क्या होना शुरू हो जाता है, कहानी के अंदर डेवलप होना शुरू हो जाता है, कहानी के अंदर वो मेच्योर होना शुरू हो जाता है। तो जिस कैरेक्टर की डेवलपमेंट स्ट्रांग होगी वो कैरेक्टर आपको अच्छा आउटपुट देगा इन द स्टोरी, इन द फिल्म। और अगर आपने कैरेक्टर को बिल्कुल छोड़ दिया, इग्नोर कर दिया, तो वो कहानी के अंदर होगा तो सही, लेकिन वो जो ऑडियंस है या जो जो व्यूअर्स हैं उनके ऊपर वो एक अच्छा इंपैक्ट जो है वो क्रिएट नहीं कर सकेगा। राइट, सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर आपने देखा होगा कि हम वो वाला क्रिकेट मैच देखना ज्यादा पसंद करते हैं जिसमें टीम्स अच्छी हो। फिर वो उस मैच में ज्यादा मजा आता है जिसमें टीम के सारे जो प्लेयर्स हैं वो अपनी अपनी जगह पे बड़े फिट हों। आप एक ऐसी टीम लेके चले जाएं जिसमें सारे बॉलर्स हों, बैट्समैन कम हो, तो वो मैच देखने का मजा आएगा? नहीं आएगा मजा। जब आपके पास अच्छे बॉलर्स भी हों, अच्छे फास्ट बॉलर्स भी हों, अच्छे पेसर्स भी हों, अच्छे स्पिनर्स भी हों, अच्छे आपके पास जो है वो बैट्समैन भी हों, अच्छा कीपर भी हो, अच्छे फील्डर्स भी हों, तो फिर मैच देखने का मजा आता है। ठीक है, अब जब ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा हो, लेट्स सपोज किसी अच्छी टीम के साथ, इंग्लैंड के साथ, तो देखने का मजा आता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का अगर आयरलैंड के साथ मैच हो तो मजा नहीं आता। ऐसे ही है ना, क्योंकि उसमें हमें पता होता है कि पिट जाएंगे ये, क्योंकि इनके जो कैरेक्टर्स हैं उनका जो प्ले है वो इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगा। राइट, तो कैरेक्टर डेवलपमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और उसके बाद होता है स्ट्रक्चर। सो स्क्रिप्ट्स दे ऑफ्टन फॉलो specific structural guidelines. For example, a 3-act structure is commonly used in script writing with distinct acts serving different storytelling functions. अब 3-act structure क्या होता है? 3-act structure ये होता है कि आप कहानी के अंदर एक एक्सपोजिशन का पोर्शन होगा जिसमें आप कहानी को डेवलप करते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं एक्सपोजिशन स्ट्रक्चर। इनके वो आपका स्ट्रक्चर 1 होता है जिसमें आप क्या करते हैं, कहानी को डेवलप करते हैं। फिर जो सेकंड स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं क्लाइमैक्स स्ट्रक्चर। अब क्लाइमैक्स स्ट्रक्चर के अंदर आप सही फिल्म के अंदर जो इंपॉर्टेंट या जो की पॉइंट्स होते हैं उनको आप स्क्रीन पे लेकर आते हैं। और जो थर्ड स्ट्रक्चर होता है वो होता है रेजोल्यूशन का, जिसमें आप कहानी को पाइल अप कर रहे होते हैं, जिसमें आप कहानी को लपेट रहे होते हैं, कहानी को आप टुवर्ड्स एंडिंग लेकर जा रहे होते हैं। तो आपको कोई ना कोई स्ट्रक्चर जो है उसको फॉलो करना पड़ता है। आप ये नहीं कर सकते कि आपकी कहानी जो है वो उसके अंदर जो मजे की चीजें हैं, मतलब 1 घंटे की आप फिल्म बना रहे हैं तो पहले 50 मिनट उसके बोरिंग जाएं और आखिरी 10 मिनट में आपने मजे मजे की चीजें डाली भी हों, तो वुड दैट बी कंसिडर्ड अ गुड स्टोरी? और अगर पहले 10 मिनट बहुत अच्छे हों और उसके बाद कहानी सारी की सारी बोरिंग हो, तो वुड दैट बी कंसिडर्ड अ गुड फिल्म? नो। आप उसको दरमियान में देख के छोड़ देंगे, आप कहेंगे यार ये तो शुरू में तो इतनी मजे की थी, आगे कितनी बोरिंग होगी। तो आपको उसको क्या करना पड़ता है, उसको एक बैलेंस में लेकर आना पड़ता है, उसको आपको किसी ना किसी स्ट्रक्चर के ऊपर उसको आपको क्या करना पड़ता है, अलाइन करना पड़ता है। अच्छा, उसके बाद फिर फॉर्मेटिंग सॉफ्टवेयर्स कुछ होते हैं जिनका आपको पता होना चाहिए। राइट, अगर आपको डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स का नहीं पता तो आप जाहिर बात है आप उस चीज को
अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर सकेंगे। सो बीइंग जिस तरह एक कंप्यूटर साइंटिस्ट है उसको सॉफ्टवेयर का पता होना चाहिए, एक जो गाड़ियों का मैकेनिक है उसको ये पता होना चाहिए कि क्या क्या नई चीजें आ रही हैं, क्या 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 नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, ताकि वो अपने काम को बेहतर अंदाज में कर सके। अब एक जो गाड़ियों का मैकेनिक है वो अगर वही पुरानी क्लासिकल अप्रोच के तहत ही वो गाड़ी ठीक करे, आप जाते हैं व्हील अलाइनमेंट के लिए, तो वो अगर उसके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी होगी तो वो आपको 5 मिनट में आपकी गाड़ी अलाइन करके देगा। और अगर वो कहेगा नहीं मैंने जो आज से 15 साल पहले वाला तरीका था वही मैंने अडॉप्ट करना है, तो हो सकता है कि वो आपकी गाड़ी की जो अलाइनमेंट है उसको फर्दर खराब कर दे। राइट, तो ये सारे के सारे जो मॉडर्न टूल्स हैं इनका भी एक स्क्रिप्ट राइटर को पता होना चाहिए। और फिर उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यू हैव टू डू द कोलैब, यू हैव टू कोलैबोरेट। व्हाई? बिकॉज डायरेक्टर का अपना काम है, प्रोड्यूसर का अपना काम है। अगर आप सारे लोगों को साथ मिला के बैठ के, जितने भी लोग उस चीज में इन्वॉल्व हैं, अगर आप सबको ऑन बोर्ड लेके स्क्रिप्ट लिखते हैं तो फिर आपका स्क्रिप्ट जो है वो ज्यादा अच्छा और ज्यादा जानदार होता है। राइट, सो इट इज ऑफ्टन अ कोलैबोरेटिव प्रोसेस। Writers they work closely with the directors, producers and other team members to bring the script to life. और इसमें फिर रिवीजन्स भी आती हैं, फीडबैक्स भी आते हैं और उसी से फिर क्या होता है आपका स्क्रिप्ट जो है वो इंप्रूव होता है। अच्छा, फिर उसके बाद आपको फिर जॉनर स्पेसिफिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए कि अगर आप एक रोमांटिक फिल्म का स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, या आप एक कॉमेडी का स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, या आप एक वॉर स्टोरी का आप स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, या आप एक साइंस फिक्शन मूवी का अगर आप स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि साइंस फिक्शन जो फिल्म है उसके जनरल डायनामिक्स क्या हैं, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं और उनको किस किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाता है, किस किस तरह से उनको चैनलाइज किया जाता होता है। और साथ ही साथ फिर क्या है, यू शुड बी हैविंग द एबिलिटी टू पिच इट। इफ यू आर अ प्रोफेशनल स्क्रिप्ट राइटर, तो यू शुड नो that in the film and television industry, script writers may need to pitch their ideas to producers or studios to secure fundings and production. So this requires the ability to skillfully convey the essence of the story. तो आपके अंदर ये एबिलिटी भी फिर होनी चाहिए, क्योंकि आप आइसोलेशन में तो काम नहीं कर सकते। एंड लेट मी टेल यू दिस कि ऐसी ऐसी फिल्म्स भी हैं कि जिनका जो स्क्रिप्ट था, खाली स्क्रिप्ट वो $1 मिलियन में बिका है, $1 मिलियन के अंदर। यानी पूरी फिल्म की जो प्रोडक्शन थी वो एक तरफ, और जो प्रोड्यूसर्स थे या डायरेक्टर्स थे उन्होंने स्क्रिप्ट राइटर को इतना ज्यादा पे किया। व्हाई? बिकॉज द स्क्रिप्ट वाज वेरी वेरी पावरफुल। अब उसमें आपने, आई डोंट नो वेदर यू हैव वॉच्ड दैट द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और नॉट, आप में से किसी ने देखी है? नाउ द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, द स्क्रिप्ट राइटर J.R.R. टॉलकिन राइटर था, ही वाज हाईली पेड फॉर इट। अच्छी खासी अमाउंट जो थी वो उसको उन्होंने पे की। इसी तरह से आपकी जो वीडियो गेम्स होती हैं, गेम्स के स्क्रिप्ट लिखे जाते हैं और फिर वो बहुत महंगे महंगे जो हैं वो बिकते हैं। तो उसमें फिर क्या है कि यू नीड टू नो हाउ टू पिच इट, कि आप उसकी पिचिंग इस तरह से करें कि आपका जो स्क्रिप्ट है वो प्रोड्यूसर्स को या एक्टर्स को या डायरेक्टर्स को पसंद आ जाए और आपके स्क्रिप्ट को बजट मिल जाए। सो दीज आर द की एलिमेंट्स ऑफ अ प्लॉट ऑफ अ स्क्रिप्ट। सबसे पहले उसमें आर्क आती है जिसको हम प्लॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं, और उसके बाद जो है कैरेक्टर डेवलपमेंट, वी हैव टॉक्ड अबाउट इट, द डायलॉग्स एंड द सेटिंग एंड एटमॉस्फेयर। सेटिंग से मुराद ये है कि वक्त कौन सा होगा, किस वक्त की आप कहानी बता रहे हैं, और उस टाइम पे एटमॉस्फेयर क्या है। आप लोगों ने वो अंग्रेज मूवी तो देखी होगी, नहीं देखी? तो अब उसमें क्या है, उस कहानी का कमाल ये है कि उसमें उन्होंने एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक ऐसी सेटिंग, एक ऐसा एटमॉस्फेयर उसके अंदर उन्होंने क्रिएट किया है जिसकी वजह से वो कहानी जो है वो हर बंदा उस फिल्म को देखना चाहता है और उस फिल्म को एंजॉय करना चाहता है। तो अब अगर आप लेट्स सपोज रावलपिंडी दिखाते हैं 1640 में, कि 1640 है, दिसंबर है, और उसमें आप दिखाते हैं कि एक बंदा जो है वो स्लीवलेस शर्ट पहने हुए और हैवी मोटर बाइक पे वो मेट्रो के फ्लाईओवर्स को के ऊपर से जा रहा है, तो वुड दैट लुक रैशनल स्टोरी? भाई 16वीं सदी में तो यहाँ पे जो है ना वो कच्ची सड़कें भी शायद ना हो। तो आपको सेटिंग और एटमॉस्फेयर जो है वो भी एक ऐसा डेवलप करना पड़ता है कि जिसमें आपकी स्टोरी जो है वो अपीलिंग लगे और अट्रैक्टिव लगे, और आपने इन चीजों का भी साथ में बताना होता है कि अच्छा ये जो कहानी है ये फुलां टाइम की है और इसको इस सेटिंग के अंदर, इस एटमॉस्फेयर के अंदर इसको क्या किया जाएगा, इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, इसको इसका स्क्रीन प्ले जो है वो प्रोड्यूस किया जाएगा। एंड देन यू हैव टू कीप इन माइंड द थीम्स एज वेल, थीम्स एंड मोटिव्स। थीम्स क्या है कि आप उससे बताना क्या चाहते हैं, whether you want to give a message about love, about hatred, about courage, about patriotism, about money, about lust, about anger, about deception, क्या चीज है जो आप उस कहानी के जरिए बताना चाहते हैं। मतलब ऐसा ना हो कि आपकी कहानी जो है उसके अंदर कोई मैसेज ही ना हो, उसके अंदर कोई पर्पस ही ना हो,
उसके अंदर कोई ऐसी चीज ही ना हो जो कि लोगों को दिखाई जा सके या लोगों को बताई जा सके. Now we'll move towards some of the important, you can say that instances or some of the important samples. ठीक है, हम एक दो चीजें देखेंगे जो कि स्क्रिप्ट राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, एंड देन आफ्टर दैट we'll move to the last segment of our today's discussion, and that is what are the challenges that a screenwriter has to face, और फिर उन challenges का solution क्या हो सकता है.